हे गाइस, हाउ आर यू? मुझे आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज़ आप में से बहुतों से एक काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद ही बोलूँगा मिल रहा हूँ। और साथ ही आप में से बहुत ऐसे व्यूअर्स होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो हाय फ्रॉम माय साइड। इट्स रियली अमेजिंग, आपसे भी मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज़ देर वुड बी अ लॉट ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो जो कि पहले से मेरा वीडियो देखते आ रहे हो। सो ऑल ऑफ फॉर दोज गाइज एंड गर्ल्स, आपको पता है कि मैं क्या चीज़ डिस्कस करता हूँ आपके साथ। वाई आई क्रिएट दीज वीडियोज़, वाई डू यू सी दीज वीडियोज़ ऑन दी एडू कैप्टन चैनल। एंड वो लोग जो पहली बारी इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या चीज़ बताता हूँ, तो वो टॉपिक आपके सामने ही है स्क्रीन पे। यू कैन सी व्हाट आई टीच। एंड इस चैनल पे आप हो बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव अ पर्पस टू बी ऑन दिस चैनल। आप किसी एक स्पेसिफिक पर्पस से इस चैनल पे आते हो एंड हमारा काम बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर्पस को फुलफ़िल करना। सो येस, दैट इज़ what I am going to discuss with all of you in this video, for those who are watching it for the very first time and hoping कि आप इस वीडियो को देख के you will be able to take something away and take something with you for your preparation. So अगेन फॉर दोज जो देखते आ रहे हैं, तो येस प्लीज़, इट इज़ अमेजिंग टू हैव यू बैक on this channel over and over again because you like watching these videos, and obviously I see your comments also. I have seen your comments in the telegram group and otherwise as well, and I have had the opportunity to meet some of you also in person. तो आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा. So that also is an amazing experience. And वो लोग जो पहली बारी देख रहे हैं, सो दिस इज़ प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन। BBS BBA के एंट्रेंस प्रेप्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, BFIA की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपका जो भी प्रिपरेशन है फॉर दीज अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स, उसमें करंट अफेयर्स का कंपोनेंट कवर हो जाए. एंड I keep coming out with videos, we as a team keep coming out with videos, रेगुलर इंटरवल्स पे हम वीडियोस बनाते रहते हैं बिकॉज अभी एकदम फ्रेश स्टार्ट है 2023 में. जो एंट्रेंसेस होने हैं उसके लिए अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो एक साल की प्रिपरेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन टच विद करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे, बिकॉज एक साथ करने की कोशिश करते हैं एकदम एंट्रेंस से पहले, तो एकदम ही बहुत सारा हो जाता है इकट्ठा और सर के ऊपर, इट्स लॉट ऑफ लोड ऑन आवर हेड. तो उसको ना करते हुए व्हाट वी ट्राई टू डू इज़, एंड व्हाट आई डू इन माई वीडियोज़ इज़, कि छोटे छोटे इंटरवल पे मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ. तो आप लोग बोलते हो कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिला, न्यूज़ देखने का टाइम नहीं मिला. कोई बात नहीं, करना चालू कर दो, बहुत ही अच्छी बात है. नहीं कर रहे तो इन वीडियोस को तो प्लीज़ देखना ही चालू कर दो. इन वीडियोस को देखने से ये होगा कि हाँ, आपके हिस्से की थोड़ी सी मेहनत मैं कर लेता हूँ अभी, और एक बार यू आर इन द ग्रूव और आपका एक प्रोसेस बन जाता है और आप चालू कर देते हो अपनी प्रिपरेशन. तो ये वीडियोस देखते रहोगे और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी, अपनी भी हैबिट डाल लोगे न्यूज़पेपर पढ़ने की और न्यूज़ देखने की, तो एकदम एंट्रेंस के लिए तैयार हो जाओगे. और मैं ये चीज़ हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो जस्ट अबव दैट आई हैव माई सेल्फ क्रैक्ड द एंट्रेंसेज ऑफ सम ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, और ख़ुद वहाँ से पास आउट हूँ. तो इसीलिए मैंने जो जिस तरीके से प्रैक्टिस की, और सिर्फ मैंने ही नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल टू मी, बट दिस इज़ वॉट वी एज अ टीम फिगर्ड आउट आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर पास्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑल्सो, उनके सक्सेस से, कि क्या चीज़ उनके लिए काम करी, क्या उनके लिए काम नहीं करी. मेरे क्लासमेट्स, प्रिंस सर के क्लासमेट्स, कि हम लोगों ने कैसे क्रैक किया एंट्रेंसेस को और कैसे हम अलग अलग कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में पहुँचे. तो हम उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोज़ को बनाते हैं. तो ये हुआ इंट्रोडक्शन, ठीक. और इसके अलावा मेरे बारे में कुछ और जानना हो, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज सर्च मी ऑन लिंक्डइन and you can find me there. You can see what I do professionally otherwise, apart from meeting you guys on YouTube. And yes,
please, in addition to this, do stay active on the WhatsApp group of EduCaptain. Do stay active on the Telegram group of EduCaptain. We would love to see you there because that is where a lot of interaction happens. आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे. जैसे जैसे अनाउंसमेंट आती रहेगी नए ग्रुप्स की, नए एंगेजमेंट चैनल्स की, प्लीज़ डू कीप जॉइनिंग देम, राइट. तो ये हुआ इंट्रोडक्शन मेरा कि मैं कौन हूँ, और वेलकम टू EduCaptain दोबारा से, बिकॉज आपसे मिलके भी इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. आई कांट डिस्क्राइब कैसा लगता है जब अपने स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है और जब वो आपको पहचानते हैं और आप उन्हें पहचान जाते हो. सो इट्स रियली अमेजिंग. एंड ये तो बोलने की बात नहीं है यार, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन बिकॉज दैट्स अ मेजर मोटिवेशन. और उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ कमेंट एंड कमेंट लॉट ऑन द वीडियोज़. उससे हमें ये समझ आता है, मेरे को ये समझ आता है कि आप लोग क्या चाह रहे हो, आपका क्या फीडबैक है, हमें किस चीज़ पे काम करना है टू मेक योर लर्निंग ईजियर. आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हो जाए आपके लिए समझना टॉपिक को फॉलो कर पाना, टॉपिक को टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. और कोई भी अलग रिक्वायरमेंट होती है तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. And yes, please, if you're watching this video again for the first time, please do subscribe to the channel so that जितनी वीडियोस आती रहें, सिर्फ मेरी नहीं, बाकी दूसरे फैकल्टी मेम्बर्स की, बाकी दूसरे टॉपिक्स की, एंट्रेंस से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपके रेगुलर फ्रॉम हाउ टू चूज़ अ कोर्स, हाउ टू पिक अ कोर्स, द करियर डेवलपमेंट पाथ, इन सारी चीज़ों को, करियर काउंसलिंग, इन सब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो यू विल ऑलवेज गेट इट फर्स्ट without any delay. So yes, that's as simple as anything. Please do like, that's super important. Comment and share and subscribe, right? तो चलो, अब इसके साथ ये तो हो गया सारा इंट्रोडक्शन एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस टू ऑलवेज आस्क यू. अब आते हैं सीधा मुद्दे पे. अब मुद्दे पे हम जब डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स में पिछले एक महीने में क्या क्या हुआ, तो बिकॉज़ ये पहला वीडियो है इस सीज़न का, इस आने वाले अगले साल के एंट्रेंस का, उसके लिए ये पहला वीडियो है. तो आई थॉट वाई नॉट कंसोलिडेट, नॉट मेक इट वेरी हैवी, काफ़ी लंबे लंबे वीडियोस बनाने की जगह एक समरी, एक स्नैपशॉट बनाते हैं, राउंड अप फॉर वन कंप्लीट मंथ. और जैसे जैसे एंट्रेंस के पास आने लगेंगे इंटेंसिटी बढ़ानी चालू कर देंगे ताकि एकदम फ्रेश टॉपिक दिमाग में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम डिस्कस करते रहें. और जिन टॉपिक्स के आने की चांसेस कम हैं या जो एंट्रेंस से ज़्यादा दूर हैं उसे एक बारी में क्लोज़ कर दें. तो सितंबर के लिए, सितंबर इज़ द फर्स्ट मंथ जिसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो उसके लिए पूरा मंथ का मैंने एक समरी वीडियो बना दिया है एंड आई विल टच अपॉन ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड दे आर ऑल हियर. प्लस इन एडिशन लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ ये वीडियो नहीं है, इस वीडियो के साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे. तो वंस यू आर पार्ट ऑफ आर ग्रुप्स, आर सर्कुलेशन ग्रुप्स, आर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स, कॉन्वर्सेशन ग्रुप्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जब आप EduCaptain का ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे इनके PDFs भी मिलेंगे, इन वीडियोस के नोट्स भी मिलेंगे जिसको आप सेव करके रख सकते हो. और जब एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चालू करो तो यू कैन एक्चुअली पुल देम आउट from your safe place and you can start revising. And I just do not share these articles कि मैं यहाँ पे एक वीडियो पे आया और मैंने भर आपको सुना दिया कहानी की तरह and that is it. No, we put links to these real news articles so that अगर आप को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट बन रहा है, बिकॉज दिस इज़ द राइट एज, राइट, ये दिस इज़ द टाइम जब आप अपने प्रोग्राम चूज़ करोगे, अपना करियर पाथ चूज़ करने लग रहे हो. तो इस टाइम पे इंटरेस्ट भी बनना बहुत ही सिंपल सी बात है. कोई उसमें मेजर इट्स नथिंग, नो रॉकेट साइंस. इंटरेस्ट आने लगता है बिकॉज उसी से हमारा करियर बनता है. तो किसी भी टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, सो यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन दैट, ऑन द लिंक ऑफ दैट न्यूज़ आर्टिकल एंड गो टू दैट पर्टिकुलर आर्टिकल एंड रीड इट एट लेंथ एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. सो दैट इज़ माई प्रॉमिस, दैट इज़ EduCaptain's प्रॉमिस कि वो आपको हमेशा मिलता रहेगा. कूल, ओके, चलो अब चलते हैं सितंबर के राउंड अप में कि सितंबर मंथ में क्या क्या चीज़ें हुई. सो लेट मी ऑल्सो क्विकली एक्सप्लेन टू यू कि स्क्रीन पे आप क्या क्या देख रहे हो एंड
what all is there. So we are going to talk about one. This is not really 17th. मैं इसको चेंज कर देता हूँ एक बार. या सो फॉर द फुल मंथ, तो 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक पूरे महीने में जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं हम वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं. और ये रहा हेडिंग, ये रहा कंटेंट उस आर्टिकल के बारे में जो कि हम डिस्कस करेंगे. सो दिस कंटेंट एंड हेडिंग, सो ऑल ऑफ इट वी आर गोइंग टू डू. पर हाँ, ऐसे मैं कहानी की तरह आपको बोल के नहीं सुनाऊंगा, स्क्रीन पे पढ़ के नहीं बताने वाला मैं. डोंट वरी, आई विल रियली एक्सप्लेन टू यू कि उस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में क्या हुआ है. दूसरी चीज़ कि नीचे जितने आप डॉट्स देख रहे हो, ये जितने डॉट, इसका मतलब इतने आर्टिकल्स हम कवर करने वाले हैं. तो आप देख ही सकते हो कि देख सकते हो, खुद समझ सकते हो कि हम जब ये वीडियोस बनाते हैं, सो दीज आर रियली रियली फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन. ऐसा नहीं है कि बस 10 यू नो it's not about naming anyone, और it's not the idea is कि किसी और से compare करो अपने आप को. नहीं, comparison है ही नहीं. It's not at all about saying that कोई और अच्छा बनाता है या मैं अच्छा बनाता हूँ. Every faculty, every teacher in this world has his or her own style of teaching. और मेरा ये मानना है कि अगर मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ प्रिपरेशन में, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको एकदम डिटेल में चीज़ों को समझाना, ताकि आप जब एंट्रेंस में जाओ आपको वो टॉपिक रट्टे की तरह ना क्लिक करे, बट यू रियली रिमेंबर, यू रियली अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चन क्यों आया है और उस क्वेश्चन के आगे पीछे क्या चीज़ हुई है. सो दैट इज़ हाउ आई टीच एंड आई रियली बिलीव इन इट. बिकॉज मेरे हिसाब से यार चीज़ों को समझना या समझ पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. रट्टे मार के तो मुझे नहीं लगता किसी का भी भला हुआ है. एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बट एंट्रेंस क्लियर कर पाना रट्टे मार के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ट्रस्ट मी. और उसके बाद अच्छा कॉलेज, अच्छा करियर रट्टे पे तो चलता ही नहीं है. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर ऑनवर्ड्स एंड योर करियर ग्रोथ. सब सारी चीज़ें आपकी समझ पे, जितना अच्छा समझोगे उतना ग्रोथ आपको मिलती चली जाएगी. कूल. तो ये मैंने आपको समझा दिया कि स्क्रीन पे क्या क्या हो रहा है आप जब वीडियो को देख रहे हो. तो हैं काफ़ी सारे, बिकॉज सितंबर का पूरा मंथ, तो हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का टच करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऑल्सो. तो हल्के में या सस्ते में नहीं टरकाने वाला, आई स्वेयर. वीडियो को ब्रेक लेके देखना है, ब्रेक लेके देखो. ब्रेकफास्ट करते हुए, आई वुड रियली रिकमेंड कि ब्रेकफास्ट करते हुए एक तरफ ब्रेकफास्ट करते रहो, देखते रहो. या फिर अगर दोपहर को लंच कर रहे हो आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, तो लंच करते रहो, साइड में लगा दो और देखते रहो साथ साथ. तो मेरा तो मानना है यार कि दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, और जस्ट कीप वॉचिंग इट लाइक अ मूवी. कूल. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक और द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ सितंबर वाज कि एक बहुत ही फेमस विमेन टेनिस प्लेयर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया अपना. सो शी सेरेना विलियम्स. आई होप कि आप सब लोग सेरेना विलियम्स को जानते होंगे. शी इज़ अ ब्लैक अमेरिकन एंड और अब तो वो ब्लैक वर्ड भी हट गया है. इट्स एक्चुअली ऑफ कलर. So the terminology is which now goes is like saying person of color. So there is no black, no brown, no white. So people with darker complexions are called people of color. So which is a good way to get rid of that word black or brown skin from our head. So she is an American citizen and she is an American player. एक रिसेंटली काफ़ी फेमस मूवी भी आई थी किंग रिचर्ड करके, विच इज़ अबाउट सेरेना एंड वीनस विलियम. दोनों दे आर सिस्टर्स, इनफैक्ट सॉरी, दे आर सिस्टर्स. वीनस एंड सेरेना विलियम दोनों काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर्स हैं. और उनके जो फादर थे किंग रिचर्ड, उनके ऊपर रिचर्ड विलियम, उनके ऊपर मूवी बनी किंग रिचर्ड के नाम से. दैट कितनी मेहनत करी उन्होंने टू मेक वीनस एंड सेरेना विलियम्स फेमस टेनिस प्लेयर्स, टू मेक देम सक्सीड इन देयर करियर विथ टेनिस एज अ स्पोर्ट ऑफ चॉइस. तो उसके बाद वीनस विलियम बड़ी हैं, सेरेना विलियम छोटी हैं, दोनों खेलते रहे. वीनस विलियम टुक रिटायरमेंट क्वाइट सम टाइम बैक, और सेरेना विलियम्स खेलती रही एंड ऑलमोस्ट एट अ राइप एज ऑफ 40, pretty good age of 40 खेलने के लिए, from the standpoint of playing a very demanding sport like tennis. So she's played it for a very long time, a very long spanning career.
जिसमें कि 23 टाइम्स शी वॉन द ग्रैंड स्लैम। एंड ग्रैंड स्लैम का मतलब कि पूरे साल में जितने मेजर ATP टूर्नामेंट्स होते हैं उन सबको जीतना, स्टार्टिंग ऑफ विथ ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड एंडिंग विथ US ओपन। तो आप जब साल में सारे जीतते हो तो यू विन वन ग्रैंड स्लैम। एंड शी हैज़ वन 23 Grand Slam tournaments in her entire lifetime. So that's quite an achievement. Also, the rules are like not always like you have to win all of them to qualify as a Grand Slam. So rules keep on changing, evolving. एंड आप में से बहुत लोग टेनिस खेलते भी होंगे, सो यू वुड रियली नो द एग्जैक्ट रूल्स ऑफ व्हाट क्वालिफाइज एज अ फुल ग्रैंड स्लैम विन. So she has 23 wins as in her career, and some of these rules also have changed significantly post COVID and all these things. So eventually how the real calculation is done, especially एक चीज़ जो मेरे को कभी because I never played tennis, so one thing which I never understood was कि ये सेट्स कैसे डिफाइन होते हैं. तो अगर आप में से किसी को पता है कि टेनिस में सेट्स कैसे डिफाइन होते हैं, कि कोई सेट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और कोई सेट बहुत देर तक चलता है, तो प्लीज़ डू पुट इट इन कमेंट. आई वुड ऑल्सो रियली लव टू लर्न फ्रॉम यू, फ्रॉम ऑल द टेनिस प्लेयर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो. Cool. So this was the first article that Serena Williams announced her retirement from the world of tennis. Second one, तो इंडिया में इंडियन रेलवेज़ अगर आप देखोगे तो इंडियन रेलवेज़ में जो लोकोमोटिव होता है, जो इंजन होता है, इंजन पहले इंडियन रेलवेज़ के बहुत कम पावर के होते थे और उससे हमारी ट्रेन्स चलती थी धीरे, सामान खींच पाती थी कम. तो जो गुड्स ट्रेन होती थी उनके जो लंबाई होती है, अगर आप US में गुड्स ट्रेन की लेंथ देखोगे, जो नंबर ऑफ़ कोचेज़ या बोगीज़ उनमें होती हैं, सो नंबर ऑफ़ गुड्स कैरिंग बोगीज़ और गुड्स हॉलिंग बोगीज़ US के ट्रेन बहुत लंबे होते हैं. उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो गुड्स ट्रेन होती है उनकी लेंथ काफ़ी छोटी होती है इन कंपैरिजन. और ऐसा इसलिए होता है, और US में एक और चीज़ आप देखोगे कि US या यूरोप में डबल डेकर ट्रेन्स होती हैं. इंडिया में डबल डेकर ट्रेन्स ज़्यादा नहीं है. एंड फॉर फ्रेट ट्रेन्स जो गुड्स ट्रेन होती है वो डबल डेकर होती है. इंडिया में डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन्स तो हैं बट गुड्स ट्रेन डबल डेकर नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अबाउट द वेट और द टनेज दैट दीज इंजन्स कैन हॉल. तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन्स नहीं बनते थे. तो गवर्नमेंट ने और इंडियन रेलवेज़ ने टेंडर निकाले टू मेक वेरी पावरफुल इंजन, जैसे जिस टाइप के US में चलते हैं. और US में तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी इंजन्स चलते हैं, यूरोप में बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी इंजन्स चलते हैं. तो ऐसे हैवी ड्यूटी इंजन्स इंडिया में बनाने के लिए गवर्नमेंट, ऑब्वियसली यू नो, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड एंड ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ मेक इन इंडिया. सो गवर्नमेंट इज़ मेकिंग दैट पुश. तो उसके अंडर टेंडर निकाला गया. तो दो यूरोपियन कंपनीज, एल्स्टॉम एंड सीमेंस. एल्स्टॉम इज़ अ फ्रेंच कंपनी, सीमेंस इज़ अ जर्मन कंपनी. और ये दोनों चीज़ें, ये दोनों, सॉरी दूसरी चीज़ मिक्स कर रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ. तो ये दोनों कंपनीज, द फ्रेंच कंपनी एंड द जर्मन कंपनी, दे आर इन द रेस टू विन दिस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट. दाहोद करके एक जगह है गुजरात में जहाँ पे ये फैक्ट्री लगाई जाएगी, जहाँ पे 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाए जाएंगे फॉर हॉलिंग हेवियर गुड्स. कुल 1200 इंजन बनाने का गवर्नमेंट का प्लान है और 35 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा. सिर्फ बनाना नहीं है, इनको मेंटेनेंस भी करना है. ऑब्वियसली जो कंपनी बना रही है वही मेंटेनेंस कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट लाइक कोई घर की नॉर्मल सी चीज़, तो यानी माइक्रोवेव नहीं है. इट्स नॉट अ माइक्रोवेव कि किसी से ख़रीदा और कोई और रिपेयर कर सकता है. दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस, स्पेशलाइज्ड मशीनरी. तो जिसने बनाया वही उसको मेंटेन भी कर सकता है. कोई और मेंटेन करेगा तो ख़राब ज़्यादा होंगे, काम कम करेंगे. सो हेंस दिस इज़ अ प्रिटी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट. और 1200 काफ़ी बड़ा नंबर होता है. और आई वॉज ऑल्सो रीडिंग इन दिस आर्टिकल दैट ईच इंजन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 20 crore अ पीस. सो दैट्स एक्सपेंसिव. एंड दिस इज़ वॉट इज़ ग्रेजुअली बिकमिंग अ रियलिटी. ऐसा नहीं है कि ये पहली बारी बन रहे हैं. इससे पहले थोड़े थोड़े बन के कमीशन होने भी लगे हैं और हमारे ट्रैक्स पे चलने भी लगे हैं ऑन ट्रायल बेसिस. तो उसके बाद ही इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि 1200 हैवी ड्यूटी इंजन्स बनाएंगे हम इंडिया में, लोकोमोटिव बनाएंगे. ओके. और एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था बीच में, या कंफ्यूज कर रहा था, दैट इज़ दैट वी एंट्रेंस में सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं आता, बिजनेस अवेयरनेस भी आता है.
तो जब भी मैं ये वीडियोस बनाता हूँ तो साथ में आपको जो बिज़नेस अवेयरनेस का टॉपिक है या बिज़नेस से रिलेटेड कोई चीज़ है मैं आपको वो भी बताता रहता हूँ. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, दीज वीडियोज़ विल ऑलवेज बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अफेयर्स प्लस एनी इंपॉर्टेंट बिजनेस अवेयरनेस टॉपिक जो इसके अंदर छुपा हुआ होगा वो भी मैं आपको पक्का से बताऊंगा. कूल. चलो नेक्स्ट. सो वन इम्पॉर्टेंट पर्सन डाइड इन अ कार क्रैश. अब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सितंबर की न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली ही सैडली पास्ड अवे इन द मंथ ऑफ सितंबर. ही वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ टाटा फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म. Cyrus Mistry, we are talking about him. He belonged to the Shapoorji Pallonji family, and he had a lot of he headed the entire SP business portfolio, SP group of companies, Shapoorji Pallonji. Plus Tata, maybe he had stake, and he had won the case in the court also that he was rightfully appointed and all his decisions were fair. So while during his stay at Tata, he very sadly died in a car crash. Mercedes SUV में थे, Mercedes की एक SUV में, and was traveling back to Mumbai. मिडवे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ. सामने जो दो जने थे वो बच गए, पीछे वाली सीट पे दो जने थे, दे sadly passed away. Mercedes was also shocked. They sent the car back to the details, telemetry of the vehicle back to Germany for एनालिसिस कि ऐसा कैसे हो गया. गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड. तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पीछे वाली सीट पे सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी है, एंड ही इज़ गोइंग टू मेक इट मैंडेटरी. रूल्स पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे वाली सीट पे सीट बेल्ट पहनने का रूल कुछ नया है. रूल बुक में पहले से है, कोई फॉलो नहीं करता और कोई इन्फोर्समेंट नहीं होती. तो दिल्ली में उसके बाद कुछ चलान कटने भी चालू हुए. एक न्यूज़ आर्टिकल आया था कि 17 चलान एक ही दिन में काटे गए पीछे की सीट पर सीट बेल्ट ना लगाने के लिए. पीछे की सीट पर बैठ के भी सीट बेल्ट लगाना कोई हंसने का टॉपिक नहीं है, कोई मजाक उड़ाने का टॉपिक नहीं है. इट रियली कीप्स यू सेफ. पर्सनली हैज़ हैपेंड विद मी ऑल्सो, बट इन दिस केस आई वॉज नॉट सिटिंग इन द रियर सीट, आई वॉज ड्राइविंग. और हाईवे पे आपको नहीं पता क्या इमरजेंसी आ जाए. तो यस, खींच के ब्रेक मारी मैंने, और मेरे पीछे जो बंदा बैठा हुआ था वो स्लीपिंग, एंड सडनली बैंग्ड इन टू माई सीट वेरी बैडली. तो चोट लग सकती है, इसलिए आप भी अपनी गाड़ियों में प्लीज़ पीछे सीट बेल्ट पहनो. और सामने तो मैंडेटरी है. आई एम होपिंग कि आप फ्लाउट वायलेट नहीं करते रूल्स को. सो गवर्नमेंट ने भी इंश्योर किया है. ये मैंने कुछ ऑटोमोबाइल एक्सेसरी शॉप्स पे देखा था. वो एक क्लिप सा मिलता है जो आप जहाँ सीट बेल्ट का बकल आपका लगता है उसके अंदर बेल्ट मत लगाओ, खाली वो बकल को उसमें घुसा दो. तो गाड़ी जो काफ़ी गाड़ियाँ हमारे जो दीज न्यू जनरेशन कार्स, उनमें सीट बेल्ट का अलार्म होता है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो बीप करता रहता है, टी 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 या पी पी, मतलब एकदम सरदर्द कर देगा, इतनी तेज़ आवाज़ आती है. तो ऑल दीज न्यू जेन कार्स दे आर एब्सोल्युटली कंप्लाइंट विद द सेफ्टी रेगुलेशन. तो उसको डिफीट करने के लिए वो डिफीट डिवाइसेस आते हैं. वो क्लिप जैसे ही होता है, बस वो सीट बेल्ट का जो बकल होता है, वो जो उसके अंदर क्लिप के अंदर जाके फिट होता है, उसमें वो बकल को उसके अंदर डालने की जगह एक वैसे से ही शेप का एक छोटा सा आता है, उसको बस उसके अंदर लगा दिया. तो सीट बेल्ट को लगता है कि अच्छा ये तो लगा लिया, इसने बेल्ट लगा रखी है, चलो बजना बंद, जबकि कुछ नहीं लगा रखा. दैट्स अ चीट डिवाइस. सो गवर्नमेंट ने वो चीट डिवाइसेस अमेज़ॉन पे भी बिकते थे सैडली. सो गवर्नमेंट ने अमेज़ॉन को बोला कि इस चीज़ को तुरंत बंद कीजिए, बिकॉज ये कोई लीगल चीज़ नहीं है, इलीगल चीज़ आप बेच रहे हो. सो अमेज़ॉन इमीडिएटली कंप्लाइड विद इट. एंड या necessarily everybody should really understand कि लाइफ एंड डेथ इज़ नॉट डिफाइंड बाय कि किसके पास कितना पैसा है या किसकी कौन कितना पावरफुल है, व्हाट पोजीशन दे आर एट, और व्हाट इज़ द एज, जेंडर. बिकॉज साइरस मिस्त्री वॉज नीदर टू एजेड. he was in his early 50s, and he was super rich, and he was essentially influential and powerful also professionally. So God's will, it doesn't come get defined by your money or your status or your power. तो इसलिए सेफ्टी इज़ विद यू. अगर उन्होंने सीट बेल्ट लगाई होती तो देयर वाज ज़ीरो चांसेस दैट ही वुड हैव रियली बज्ड फ्रॉम वेयर ही वाज. बाकी चीज़ें तो कोई नहीं कह सकता, बट हाँ, जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहते, अपनी सीट से तो ना हिलते.
तो इसलिए रियर सीट पे प्लीज़ सीट बेल्ट लगाएं, बहुत ज़रूरी है। और सामने तो मैंडेटरी है, प्लीज़ फॉलो कर लिया करो, मत वायलेट किया करो। ओके जी, अगला तो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं आशा पारेख जी। शी हैज़ एक्टेड इन अ लॉट ऑफ मूवीज़। अगर आपने पुराने टाइम की मूवीज़ देखी हैं 60s 70s की, तो यू वुड फाइंड हर एज अ वेरी प्रोमिनेंट एक्ट्रेस इन दोज मूवीज़, वर्किंग ऑपोजिट some very famous एक्टर्स ऑल्सो 1970s के, 60s के, 70s के। तो अब जाके उनका जो काम है उसको, बिकॉज शी वॉज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, बट रिकॉग्निशन, जो अल्टीमेट रिकॉग्निशन किसी भी मूवी स्टार को, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को इंडिया में मिलती है, दैट इज़ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दिस इज़ द हाइएस्ट ऑनर फॉर एनी एक्टर और एक्ट्रेस गिवन इन इंडिया। तो फाइनली शी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर दिस अवार्ड, और ईयर 2020 का जो अवार्ड है वो उनको अब दिया जाएगा। सो दैट्स एन अमेजिंग न्यूज़, राइट? एंड डू ट्राई एंड फाइंड आउट, बिकॉज राइट नाउ इफ़ यू सर्च हर नेम ऑन द वेब, तो आप देखोगे उनका फेस एकदम ही, शी इज़ प्रिटी एजेड, तो अलग सा लगेगा। थोड़ा पुराने टाइम की मूवीज़ में उनका फेस सर्च करने की कोशिश करना, पुराने ईयर्स की, तो आप पहचान जाओगे कि किन एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं। एंड यू वेन एवर यू वॉच एनी ओल्ड मूवी देन, तो आप यूल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हु आशा पारेख जी इज़। ओके, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो कि इंडिया ने की है, पता है इन वीडियोज़ को बनाते हुए ना मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है यार, बिकॉज अगर मैं कभी न्यूज़ चला के देखता हूँ, कोई भी नॉर्मल न्यूज़ चैनल देखता हूँ, तो ये सारी न्यूज़ तो मेरे को वहाँ मिलती नहीं है। तो आपके लिए ये टॉपिक्स ढूंढने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ती है, और काफ़ी अलग अलग सोर्सेज से आई क्यूरेट दीज पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल्स। और इनको ढूंढते हुए मेरे को इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं, इतनी अच्छी चीज़ें पता चलती हैं जो इंडिया में हो रही है, बट आई नेवर अंडरस्टैंड कि हमारे न्यूज़ चैनल उन्हें क्यों नहीं दिखाते। सो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट हैपन इन आवर कंट्री, लॉट ऑफ innovations happen in our country. So I also make it a point that I must bring it out in front of you, because एक चीज़ तो मैंने देखी है यार, देर आर सम वेरी क्लीशेड न्यूज़ चैनल, अगर हम उनको देखते रहे तो उसमें तो सिर्फ पॉलिटिक्स 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 ही आता है, उसमें से एंट्रेंस में कुछ आने से रहा। सो हमें थोड़ा सा ना अपना जो न्यूज़पेपर्स हम पढ़ते हैं या जो न्यूज़ चैनल हम फॉलो करते हैं, उसका भी टेस्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा हट के। वी हैव टू स्टॉप वॉचिंग ऑल द पॉलिटिकल न्यूज़ एंड फोकस मोर ऑन ड्रॉप पॉलिटिकल एंड प्रोपोगेंडा, एंड फोकस मोर ऑन टॉपिक्स जो कि जो न्यूज़ चैनल वो टॉपिक्स दिखाएं जो कि एंट्रेंस में आने के चांसेस हो, या हमें हमारे करियर में, हमारे ग्रोथ में हेल्प करें, ठीक? सो दैट इज़ वन ऑफ माई वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक। सो लेट्स पिक ऑन सम गुड चैनल्स एंड ड्रॉप सम वेरी रेगुलर क्लीशेड चैनल जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल और प्रोपोगेंडा न्यूज़ आती है। Cool. So one good thing that has happened in India and will be an Indian contribution to the world is डेंगू के लिए वैक्सीन। सो डेंगू फीवर, ऑल ऑफ यू नो, एडीज़ मॉस्किटो से होता है, और एडीज़ का मच्छर अभी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था कि पानी ना रुकने दें, साफ़ पानी को फेंक दें। साफ़ पानी में डेंगू का मच्छर होता है, और डेंगू के केसेस दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं हर साल मानसून के बाद, क्योंकि पानी भरा रहता है और उसमें मच्छर होते हैं और वो काटते हैं। प्लस डेंगू में सर्वाइवल मोर्टालिटी रेट इज़ ऑल्सो हाई, वेरी प्रिटी हाई, क्योंकि मलेरिया की तरह तो है नहीं कि प्रॉपर मेडिसिन बन चुकी है और पता है क्या ट्रीटमेंट है और थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाए। बाकी मलेरिया भी मैंने देखा है, व्हेन माय फ्रेंड्स गॉट मलेरिया व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। तो डेंगू में उससे भी अति हो जाता है, बिकॉज डेंगू में तो प्लेटलेट काउंट नीचे चला जाता है, और इट्स वेरी बैड। सो दिस कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, उन्होंने डेंगू का वैक्सीन बनाया है, जिसके लिए उन्हें क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो एक बार ट्रायल्स हो जाएंगे तो रिजल्ट्स आ जाएंगे, एंड वी विल गेट टू अंडरस्टैंड कि डेंगू का वैक्सीन कितना इफेक्टिव है। एंड this vaccine has been developed in collaboration with a US based agency, but then it is very important to understand that
डेंगू के केसेस यूएस में उतने नहीं होते जितने ज़्यादा इंडिया में हैं. इंडिया में इट्स अ एंडेमिक. सो फॉर कंट्री लाइक इंडिया दिस इज़ रियली गोइंग टू बी बून फॉर दोज प्लेसेस जहाँ पे केसेस डेंगू के केसेस बहुत हाई रहते हैं. पीपल कैन बी वैक्सीनेटेड एंड ग्रेजुअली द नंबर ऑफ केसेस विल कम डाउन. ओके, अगला टॉपिक. ये टॉपिक थोड़ा सा फ्रॉम बीइंग एन इंडियन स्टैंड पॉइंट खुश करने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स out of 191 countries, India came at rank 132. Now what happens is many a times you watch a lot of these debates and all on TV and on news, which is fine. Some say कि नहीं कैलकुलेट करने का तरीका गलत है, नहीं ये ऐसे है वैसे है. Irrespective, getting a rank of 132 out of 191 countries, and let's assume कि 132 भी नहीं है, इससे ऊपर होता नीचे होता. करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो नंबर आया है प्रिंट होके इन न्यूज़, हम उसी को फॉलो करेंगे. वी कांट फॉलो एनी अदर अनपब्लिश्ड नंबर. तो जो पब्लिश्ड सोर्सेज हैं हमें उन्हीं को रेफ़र करना है. सो एज़ पर पब्लिश्ड सोर्सेज इंडियाज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर इज़ और रैंकिंग इज़ 132 वर्ल्ड वाइड. सो why is it happening? This is happening because of certain things like the ability of citizen to lead a healthy life, to live for long, the basic standard of living, कि लोगों की एजुकेशन कितनी है, उन्हें नॉलेज अवेयरनेस कितनी है, हेल्थ केयर कैसा है. तो इन सारी चीज़ों से डिफ़ाइन होता है कि आपकी कंट्री को कैसा रैंक मिला. और इसमें सैडली हमारा रैंक आप देख ही रहे हो इज़ नॉट सो ग्रेट. एंड देन देर आर नॉर्डिक कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, then there is Switzerland, which is at the top of the rank. So in these countries we naturally know and understand that the standard of living is much higher, better than what it is in our country. So yeah, this is one piece where I really feel and all of us would I'm sure all of us would also feel the same कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है. गुंजाइश, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है हमारे देश में इम्प्रूवमेंट की इन चीज़ों पे, कि लोगों का एजुकेशन अच्छा हो एंड हेल्थ केयर इम्प्रूव हो. हमारे पास पैदल चलने की जगह हो रोड पे, सिर्फ गाड़ियाँ ना, गाड़ी बाइक ना चले, रॉन्ग साइड पे लोग कम चलें तो कम मरें, एंड लेस फ्यूर नंबर ऑफ deaths by road accident, and that can simply be done by people following rules. So there is a whole lot of scope for us to improve. लोग पान खा के, गुटखा खा के, पान नहीं गुटखा खा के, एंड ऑल दोज थिंग्स, पीपल स्टॉप स्पिटिंग, कि जगह जगह बस थूकते रहें और चीज़ों को तोड़ना फ्री फोकट में बंद करें, जिससे कि हम सड़क पे चलें तो किसी खड्डे में वैसे ही ना गिर जाएं और जान सलामत रहे. तो अगेन दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी गोज़ अप. So lot of things which citizen of this country, of our country, can do, and lot of things which can be done otherwise to improve our standard of living. जब ये दोनों साथ आ जाएंगे तो naturally our ranking will start going up. But for that charity begins at home. तो हमें चालू करना चाहिए. और उसमें से एक सबसे सिंपल सा आसान चीज़ तो मेरे को ये लगती है कि कूड़ा हम डस्टबिन में खुद से डाल सकते हैं. बिकॉज जब भी मैं बाहर जाता हूँ या कहीं देखता हूँ यार, पता नहीं क्या, तो लोगों को मज़ा आता है कि सड़क पे ही फेंकना है. तो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप में से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ कंसिडर इट एज अ वेरी पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दैट फॉर योर सेल्फ एंड पीपल यू नो अराउंड यू, प्लीज़ आस्क देम टू थ्रो एटलीस्ट द गार्बेज इन द डस्टबिन. यहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं टू हैव गुड हाइजीन अराउंड अस एंड ग्रेजुअली मूव टू द नेक्स्ट स्टेप्स. ओके जी. और एक और अचीवमेंट जो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया दैट सेम मेक इन इंडिया प्रोग्राम एंड इंडिया में बनाओ और एक्सपोर्ट करो. तो इंडिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बी अ डिफेंस एक्सपोर्टर. अभी तक इंडिया का जो डिफेंस का बजट है, ज़्यादातर चीज़ें खर्चा उसमें इंपोर्ट करने में जाता है. बिकॉज बी इट मोर एडवांस्ड वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स, व्हीकल्स, गन्स, बुलेट्स, स्पेशलाइज्ड आर्मर, ये सारी चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट होती थी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में इंपोर्ट होती थी. और कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने प्रेशराइज़ किया कि कुछ चीज़ें आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, वो भारत में ही आपको बनानी पड़ेंगी, विच इज़ वेरी गुड टू गिव अ बूस्ट टू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. तो इसके लिए आप देखोगे तो हमारे जो फॉर एग्जांपल डिफेंस के जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स वगैरह हैं, वो इंडिया में ही बनते हैं, वो बाहर से नहीं आते.
फिर गवर्नमेंट ने बोला कि जो यूनिफॉर्म है वो भारत में बनाओ। उसमें आया कि हमारे जो इंडिया में आर्म्ड फोर्सेस का यूनिफॉर्म का पैटर्न है वो आउटडेटेड हो चुका है। वो दुनिया में धीरे धीरे मैनी कंट्रीज़ हैव स्टॉप्ड यूजिंग दैट काइंड ऑफ पैटर्न, कैमोफ्लेज पैटर्न, डिजिटल पैटर्न्स पे चले गए हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, डिजिटल पैटर्न बनेगा, इंडिया में ही बनेगा और इंडिया में ही यूज़ होगा। सो धीरे धीरे काफ़ी सारे, आर्मी ने पहले अनाउंस किया, फिर नेवी ने अनाउंस किया, अब एयरफोर्स भी अनाउंस करने वाली है जल्दी ही ऑन एयरफोर्स डे कि दे हैव अ न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म विच इज़ बेस्ड ऑन डिजिटल पैटर्न. India government is also working with Russia to set up the gun manufacturing or the carbine as it is called, जो राइफल्स होती हैं, राइफल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट अमेठी इन यूपी. तो इंडिया गवर्नमेंट काफ़ी इंडिजनाइजेशन पे काम कर रही है, इंडियन कंपनीज़ काफ़ी काम कर रही हैं. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जितने थे उनको काफ़ियों को बंद करके कंसोलिडेट करके 4 कंपनीज़ बना दी गई. और इसमें से एक बहुत मेजर चीज़ ये निकल के आई कि इंडिया का बहुत, ये जो न्यूज़ आर्टिकल आप देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये पहला, इंडिया छोटे छोटे आर्म्स वेपन्स एक्सपोर्ट करना चालू कर चुका है, जैसे मोर्टार्स हैं या ग्रेनेड्स हैं, इंडिया अब इनको एक्सपोर्ट करना चालू कर चुका है. वो तो हो गया एम्यूनेशन, गोला बारूद हो गया. बट एक पूरा डिफेंस सेटअप, एक पूरा बड़ा सा इक्विपमेंट, वो पहली बार इंडिया ने एक्सपोर्ट किया. तो आर्मेनिया ने इंडिया से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम ख़रीदा है, बिकॉज आर्मेनिया इज़ एट वॉर विद अज़रबैजान. आर्मेनिया का ट्रेडिशनल पार्टनर है रशिया, बट रशिया अपने आप में इज़ राइट नाउ एम्ब्रॉयल्ड इन, आपको पता है रशिया यूक्रेन क्राइसिस काफ़ी महीनों से चल रहा है, 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं. रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, सो रशिया हैज़ नॉट बीन एबल टू सपोर्ट आर्मेनिया. तो इन एब्सेंस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड अज़रबैजान के साथ वॉर चल रही है उनकी भी, सो दे वर लुकिंग फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट एंड eventually they zeroed down on India to buy the Pinaka multi-barrel rocket launch system, जो कि DRDO ने इंडिया में इंडिजिनसली डेवलप किया है. सो दिस इज़ बीइंग कॉल्ड आउट एज अ मेजर अचीवमेंट फॉर इंडिया. इंडिया साथ में LCA तेजस भी बेचने की कोशिश कर रही है दूसरी कंट्रीज़ को. सो इंडिया इज़ ट्राइंग एंड एवेंचुअली सक्सेस विल कम ओनली आफ्टर यू ट्राई. बैठे बैठे तो नहीं मिलने वाली सक्सेस, एंड दैट अप्लाइज टू योर एंट्रेंस प्रिपरेशन ऑल्सो, दैट अप्लाइज टू माई प्रोफेशनल करियर, योर प्रोफेशनल करियर, टू ऑल ऑफ अस अलाइक. सो मेहनत कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी चीज़ें बनाने की, उन्हें बेचने की. तो हमें फीडबैक भी मिलेगा कि कैसे वो अच्छी बन सकती हैं, क्या रिक्वायरमेंट है बायर्स की दूसरी कंट्री में, एंड देन वंस वी फुलफिल देम वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर. ऑलराइटी, चलिए अगला बहुत ही मेजर और मज़ेदार टॉपिक, आप में से जो भी मोटर स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है इन थिंग्स लाइक फार्मूला 1 और रैली और मोटो GP विच इज़ मोटरसाइकिल रेसिंग, बट नॉट इलीगल स्ट्रीट रेसिंग. प्लीज़, बजाज पल्सर को सड़क पे भगाने से को रेसिंग नहीं बोली जाती. यामाहा फेज़र लेके सड़क पे बिना हेलमेट के, बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के जोश दिखाना सड़क के ऊपर, कोई कलाकारी नहीं होती. रॉयल एनफील्ड को, बुलेट को या एनफील्ड लाइटनिंग को, मीटियोर को लिटा के कर्व पे मोड़ना कोई समझदारी की बात नहीं होती. And I am saying this when I have a lot of friends who ride much heavier and expensive motorcycles like Harley Davidsons and Triumphs. And सही बताऊँ तो अगर उस हार्ले के नीचे आप आ गए तो शायद वो आपका आखिरी दिन होगा मोटरसाइकिलिंग का. जान से तो नहीं जाओगे, बट कुछ पुर्जे ज़रूर चले जाएंगे आपके. एंड ऑल्सो हैव फ्रेंड्स हु राइड वेरी फास्ट बाइक्स like I don't even know the names, like somebody's got a Ducati and somebody's got a Triumph, and they are like pretty fast bikes, but they are all responsible bikers because अक्ल में और बेवकूफ़ी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है. तो दे रियली बिलीव कि अगर हमने 15 लाख की 18 लाख की बाइक ख़रीदी है तो थैंक्स टू गॉड कि ये हमने अचीव किया. अब इसके साथ बाकी ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है इसको चलाने के लिए. सो दैट इज़ वॉट दे डू, एंड सच बाइक्स, सच वेरी पावरफुल फास्ट बाइक्स आर गोइंग टू कम टू इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मोटो GP रेसिंग. बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जहाँ पे कि 3 साल तक लगातार फार्मूला 1 रेसिंग हुई थी, फार्मूला 1 कार रेसिंग,
जिसके बाद बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टैक्सेशन इश्यूज एंड अदर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बंद हो गए, जो कि एक बुरी चीज़ मुझे लगती है इंडिया की, कि इतने सारे ब्यूरोक्रेसी है। तो वो फिर भी काफ़ी कम हुई है, बट दे स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड लॉट ऑफ टैक्सेशन हर्डल स्टिल एग्जिस्ट। सो दीज आर मेजर चैलेंजेस जिसके कारण इंटरनेशनल थिंग्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स कैन नॉट कम टू इंडिया वेरी ईजिली। सो दैट पर्टिकुलर हर्डल इस बार इसे हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। F1 तो अभी वापस नहीं आया है, F1 ने अपनी अनाउंसमेंट नहीं किया वापस आने की, पर मोटो जीपी ने बोला है कि इंडिया में बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत स्कोप है, तो हम इंडिया में इसको लेके आ रहे हैं। एंड वंस दीज थिंग्स कम टू इंडिया, then it also opens up a lot of other ancillary industry, because ancillary और साथ में उसके support industries, employment, उससे related new job streams, R&D, ये सारी कितनी चीज़ें खुल जाएंगी। सोचो अगर इंडिया में एक रेस ट्रैक बनाना है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के लेवल का, विच इज़ F1 ट्रैक, और जो कि इंडियन कंपनी ने नहीं डिज़ाइन किया, फॉरेनर्स ने डिज़ाइन किया, इक्विपमेंट उसको बनाने के लिए बाहर से आए। अगर ये चीज़ रेगुलर हो जाए आपकी लाइफ में, तो ऑब्वियसली आप हर बार तो एक रोड रोलर इंपोर्ट करने बाहर नहीं जाओगे। यू विल क्रिएट सच रोड रोलर्स इन द कंट्री, you will create jobs which are related to sports management या import of sporting equipments in the country। तो ये सारी चीज़ें हैं, टेलीमेट्री एंड ऑल उससे रिलेटेड डेटा साइंस की जॉब्स, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में अभी एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज ये इंडस्ट्री मेच्योर नहीं है। तो एक बार ऐसे इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल लेवल के, तो इट विल देन ओपन अप सो मैनी न्यू एवेन्यूज़ इन आर कंट्री। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड क्लास चीज़ें होना इंडिया में, और ये उसमें से एक बहुत मेजर स्टेप है। ओके जी, चलो आगे चलते हैं। तो एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि दुनिया में बहुत जगह एग्जिस्ट करती है, इंडिया में अब तक नहीं करती थी, बट अब फाइनली वो स्टेप ले लिया गया, लद्दाख। वहाँ पे इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी बनाया जाएगा। हानले करके जगह है लद्दाख में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसको सेटअप किया जाएगा। व्हाट इज़ अ नाइट स्काई सेंचुरी? नाइट स्काई सेंचुरी इज़ जहाँ पे आप जाके एकदम उधर आसपास कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं होती, घुप अंधेरा होता है, एंड द स्काई इज़ प्रिटी क्लियर, एंड इट्स एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड ऑल्सो। रीज़न, at a higher altitude, clear skies, so you get a very clear view of the sky, very clear view of the galaxies around. So from a astronomical point of view, नाइट स्काई सेंचुरीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दुनिया में बहुत जगह है, और हमारे यहाँ पे एक अगला चैलेंज है पोल्यूशन का भी इंडिया में। तो उस जगह जाके बनाना पड़ता है जहाँ पे पोल्यूशन कम हो, बिकॉज पोल्यूशन ऑब्वियसली ब्लॉक्स आउट अ लॉट ऑफ व्यू ऑफ स्पेस। सो government has taken this initiative under the Department of Science and Technology, and लद्दाख में ये बनाया जाएगा। प्लस यहाँ पे टेलीस्कोप्स भी इंस्टॉल किए जाएंगे, और टेलीस्कोप मतलब छोटा सा दूरबीन नहीं ऐसे करके देखने के लिए, बट लाइक रियल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप to, and it will also help promote astro tourism in India. So there are many people, there are many amateurs as well as experts who do astrophotography, including somebody I know, one of my colleagues at office. He is into it, and क्या photos लेते हैं यार, they capture galaxies, they capture comets. So an amazing way, an amazing new kind of tourism, which फॉर दोज, जो हम में से वो लोग जिनको इसके बारे में आइडिया भी नहीं है, जब आप पहली बार देखोगे उन फोटोज़ को, तो यू वुड बी लेफ्ट स्पेल बाउंड कि इतना सुंदर है आउटर स्पेस। सो या, लुक फॉरवर्ड टू इट एंड डू ट्राई योर हैंड एट सम नाइट स्काई फोटोग्राफी, इट्स अमेजिंग। चलो जी, और एक और बहुत बढ़िया चीज़ जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करी, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अनाउंस करी है फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। तो अभी तक सिर्फ रशिया और चाइना में ही है फॉरेस्ट से रिलेटेड स्टडीज़। बॉटनी की मैं बात नहीं कर रहा, जूलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा, दिस इज़ अबाउट द कंप्लीट फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कि जंगल, फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रीज़ और एनिमल्स, फॉरेस्ट इज़ अबाउट लाइफ, फॉरेस्ट इज़ अबाउट एग्जिस्टेंस। तो पूरा फॉरेस्ट से रिलेटेड स्टडीज़ पहला यूनिवर्सिटी इंडिया का तेलंगाना में बनाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया है अंडर द फॉरेस्ट्री, द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एक्ट, अंडर द तेलंगाना एक्ट ऑफ 2022।
तो पहला इंडिया में अब सेटअप किया जाएगा तेलंगाना में, और इसके पहले सिर्फ रशिया चाइना में ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. सो कूडोज, ऑसम जॉब बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट. एक और यू नो द गुड थिंग्स, द गुड न्यूज़ जस्ट डजंट स्टॉप कमिंग, एंड आई कैसे बताऊँ, आई फील सो हैप्पी शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू. एंड अगर आपका ये आपने फॉलो नहीं किया तो आई फील इवन मोर हैप्पियर टू बी शेयरिंग इट विद यू कि आपकी प्रिपरेशन भी हो रही है, प्लस आपको एक नई चीज़ पता भी चल रही है. तो एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजिनस क्योंकि इंडिया में पहली बार बनाया गया, इससे पहले भी इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर थे. एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर शिप्स विच हैव द एबिलिटी टू होल्ड फाइटर जेट्स और फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स. तो इससे पहले भी इंडिया के पास थे, बट वो दूसरी कंट्रीज से ख़रीदे हुए थे. ये पहला इंस्टेंस है जब इंडिया ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, एंड इसका भी नाम विक्रांत है. इससे पहले डीकमीशन किया गया था दूसरी कंट्री से, यूके से ख़रीदा हुआ, उसका भी नाम INS विक्रांत था. तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया, बट दैट वन इज़ द ओल्डर विक्रांत इज़ नाउ डीकमीशनड, म्यूज़ियम बन गया है. तो जो नया वाला INS विक्रांत है ये अभी रिसेंटली कमीशन किया गया 2 सितंबर को, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट शिप एवर जो कि इंडिया की हिस्ट्री में इंडिया में बनाया गया है. ऑब्वियसली काफ़ी बड़े बड़े शिप्स बनते हैं, इससे भी बड़े शिप्स दुनिया में बनते हैं, बट ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा शिप है जो कभी इंडिया में बनाया गया है. इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इंडिया में पहली बार इन्वेंट की गई हैं, लाइक अ लॉट ऑफ न्यूअर ग्रेड्स ऑफ स्टील, लॉट ऑफ इक्विपमेंट, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इसकी इंडिया में इंडिजिनसली हुई है. और जो कंपोनेंट्स, जो चीज़ अभी तक इंडिया इज़ नॉट एट पार, वो चीज़ें जो अभी भी हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि हम नहीं बना सकते, हमारी नो हाउ नहीं है, वो चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं. बट मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द एंटायर शिप इज़ स्टिल इंडिजिनस इन दिस केस. सो दिस इज़ अ मेजर अचीवमेंट फॉर इंडिया एज अ कंट्री. और ये वाली न्यूज़ तो आपने देखी होगी यार, इसमें तो ज़्यादा क्या ही बताऊँ मैं कि दिस इज़ रिलेटेड टू द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, and that would also come in our list of articles that we will cover. वो Q से है तो इसलिए वो alphabetical order में हम चल रहे हैं, तो जब Q आएगा तब वहाँ पे आ जाएगा. बट उससे पहले किंग चार्ल्स, उनके जो बेटे थे, he has been appointed as the new king of Britain, and after the death of Queen Elizabeth, who was the longest reigning monarch. तो ब्रिटेन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने के लिए अगर किसी ने रूल किया तो क्वीन एलिजाबेथ थी. एंड यूके में जो सिस्टम है ब्रिटेन में, दैट सिस्टम इज़ अबाउट मोनार्की है, दे डोंट हैव प्रेसिडेंट बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी अभी हाल फिलहाल प्राइम मिनिस्टर भी उनके चेंज हुए, तो जब उस टॉपिक पे आते हैं तो आपको नए प्राइम मिनिस्टर के का नाम भी मैं बताता हूँ, ठीक. पर उससे पहले सो क्वीन एलिजाबेथ पास्ट अवे एंड किंग चार्ल्स, हर एल्डेस्ट सन, वो ब्रिटेन के नए किंग बन गए हैं, एंड ही हैज़ अडॉप्टेड द नेम किंग चार्ल्स 3. एक और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीइंग एन इंडियन, एक और अचीवमेंट, स्टारबक्स, द मेजर कॉफ़ी चेन. आई फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु लिव इन एंड अराउंड दिल्ली और इन सिटीज़ लाइक मुंबई और बैंगलोर, तो आप अगर वहाँ से ये वीडियो देख रहे हो तो ऑल ऑफ़ यू नो व्हाट स्टारबक्स इज़. एंड जिसने नहीं देखा प्लीज़ सर्च करके देख लेना स्टारबक्स, आपको इंडिया में सारी लोकेशन मिल जाएगी. मौका नहीं मिला तो जाके कॉफ़ी पी के आना, इट्स रियली नाइस. At least in Delhi, Gurgaon, it has been for the past many years. So I have been drinking. I just recently, actually yesterday, I saw my card, the Starbucks card, और उसमें मैंने देखा I have been a member since 2015. So I'm surprised कि I was really surprised कि कितने टाइम से Starbucks यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट कर रहा है. हमने सोचा भी नहीं, बट कुछ चीज़ें आती नहीं ना, आप रोज़ देखते हो कि है, ये तो है यहीं पे है, कब से है ध्यान ही नहीं देते. तो जस्ट दैट टाइनी थिंग ऑन द कार्ड एंड इट वाज सरप्राइजिंग, अच्छा इतने टाइम से दिस ब्रांड इज़ ऑपरेटिंग इन दिस कंट्री. तो ये एक हिडन बिजनेस अवेयरनेस था मेरे लिए, मेरे खुद के लिए. सो स्टारबक्स कॉफ़ी वेरी फेमस, इट्स अ वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड कॉफ़ी चेन. दे हैव अपॉइंटेड एन इंडियन एज द CEO. सो लक्ष्मण नरसिम्हन पहले रिकेट बेंकाइजर के CEO थे. He has resigned from that position and has taken up the position of CEO at Starbucks worldwide. And he would replace Howard Schultz, who is at this point in time the
caretaker CEO of the company. So Howard Schultz is also the founder of the company, but उससे पहले जो CEO थे he resigned, so Howard Schultz just took over the caretaker position कि जब तक नए CEO अपॉइंट नहीं हो जाते, let me take care of my company because I'm the founder. And once the new CEO joins, he'll go back to being the chairman of the company, to the position of chairman. And this is one awesome news. And yeah, please go to Starbucks and have a coffee. It's really amazing. अब तो सर्दियाँ पड़ने वाली हैं, तो you would really enjoy a hot cup of coffee also. जब तक सर्दियाँ नहीं पड़ती, please go and enjoy their frappuccino. Lots of flavors available. Okay, and we were talking about UK. So UK has new prime minister. Her name is Liz Truss. Lady prime minister contender the Rishi Sunak, of Indian origin. He is not an Indian. Please understand Indian origin. He is a Britisher. So she was against Rishi Sunak. Boris Johnson ने resign कर दिया था. He lost his vote of confidence, so he had to step down. And उसके बाद position open हो गई थी for the new prime minister of UK. And Liz Truss was elected the new prime minister of the country. Queen Elizabeth ने जिस दिन Liz Truss को ओथ दिलाया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उसके अगले दिन ही न्यूज़ आई दैट शी इज़ पास्ड अवे. सो दैट्स अ वेरी सैड न्यूज़. बट हाँ, वो न्यूज़ आ रही थी कि शी वॉज रियली नॉट डूइंग वेल, बीमार थी काफ़ी. कुछ ऐसा न्यूज़ में नहीं आ रहा था कि बीमार चल रही हैं, बट ये आ गया था कि हर हेल्थ इज़ ऑफ कंसर्न. सिर्फ इतना ही आया था और उसके बाद न्यूज़ आती है कि शी पास्ड अवे. ब्रेकिंग न्यूज़. ओके जी. और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें हम, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीज़ें तो हमने देखी है. हम समझते हैं कि क्या होता है. एआई होता है, फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, थोबड़ा एकदम अतरंगी सतरंगी होता है, पर जब फ़िल्टर लगा के फ़ोटो खींचता है तो एकदम ही रौनक आ जाती है चेहरे पे. तो वो कैसे होता है? दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ गोइंग वर्किंग बिहाइंड द सीन. और I even saw those filters. You can actually become like a clown or a dog, and I can have mustaches, or I can just put on a mask. मास्क ना भी पहना हो पर फोटो खींचूंगा तो उसमें मास्क लग के आ जाता है. सो ऑल दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड देन there is virtual reality, which is not real. So all the metaverse kind of thing, that is virtual reality, a virtual world जिसमें सच असली कुछ नहीं है. आप बस सब कुछ इट्स ए इमेजिनरी वर्ल्ड जिसके अंदर आप घूम रहे हो. थर्ड इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ कि फिज़िकल वर्ल्ड है. फिज़िकल वर्ल्ड में कोई चीज़ मैं अमेज़ॉन वगैरह पे आप देखोगे आजकल एक नया फीचर आया है, या गूगल पे फीचर है कि वो लाइव एनिमल्स, आप सर्च करोगे टाइगर तो एक ऑप्शन देगा व्यू इन 3D, व्यू इन योर स्पेस. तो अपने कमरे में उसको टैप करोगे तो आपका कमरे का पूरा वीडियो आपके रियल कमरे का चल रहा होगा. उस पर जहाँ भी कह रहे बोलेगा फ़ोन को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो यू कैन पॉप कम्स द टाइगर, और टाइगर एक जगह आपके रूम में खड़ा होगा. या कैट करोगे या डॉग सर्च करोगे तो यू विल हैव अ कैट और डॉग सिटिंग इन योर रूम, बट इट इज़ द कैट एंड डॉग इज़ नॉट देयर. फ़ोन से देख रहे हो तो इट इज़ देयर, बट इन द वेरी रियल सेटअप ऑफ योर रूम. सो दिस इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी. सो माइक्रोसॉफ्ट HoloLens सपोर्ट्स ऑगमेंटेड रियलिटी. ग्लासेस हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं विद द एबिलिटी टू शो एडिशनल डिटेल्स ऑन द ग्लास इन योर रियल वर्ल्ड. तो गाड़ी के हेड्सअप डिस्प्ले, अगर आप में से कुछ लोग हेड्सअप डिस्प्ले के बारे में जानते हो, ये न्यू बलिनो एंड ऑल हैव इट. इससे पहले BMW, मर्क, दे ऑलवेज हैड अ हेड्सअप डिस्प्ले. वो एक ट्रांसपेरेंट सी स्क्रीन होती है जिसमें आप आर पार भी देखते हो, पर उसके साथ कुछ एडिशनल आपकी स्पीड, माइलेज, नेविगेशन, वो सब आ रहा होता है. सो दैट इज़ हैपनिंग. यू आर लुकिंग एट द रियल वर्ल्ड, बट सम एक्स्ट्रा डिटेल्स आर अपियरिंग. बट दैट इज़ वेरी बेसिक फॉर्म. माइक्रोसॉफ्ट HoloLens इज़ वेरी एडवांस्ड. एंड माइक्रोसॉफ्ट बहुत टाइम से, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, कई साल पुराना प्रोडक्ट है. US डिफेंस के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रही थी, एंड एवेंचुअली US डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट को टू स्टार्ट डिलीवरिंग कॉम्बैट रेडी HoloLens. कॉम्बैट रेडी मतलब वॉर पे पहन के जा सकते हैं उसको. सो वेरी डिफरेंट स्पेक्स, वेरी रिलायबल, वेरी स्टर्डी, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज़ मेकिंग इट. एंड काफ़ी टाइम तक US गवर्नमेंट इसको मना करती रही माइक्रोसॉफ्ट को कि नहीं, आपका प्रोडक्ट केपेबल नहीं है, और माइक्रोसॉफ्ट काम भी करती रही. सो दिस बिकम्स अ मेजर डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, अपार्ट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड माइक्रोसॉफ्ट सरफेस डिवाइसेस. दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट मिलिट्री एंट्री इनटू द मिलिट्री वर्ल्ड. बाकी मिलिट्री के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली
विंडोज़ तो बनाती ही है. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू माई नोज, सॉरी. सो या देन अगला, for the first time in India something is going to happen and that is a maritime heritage complex. तो हमारी जो शिपिंग की हिस्ट्री है इंडिया का, अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो सी कोस्ट है काफ़ी लंबा है, बिकॉज इंडिया इज़ अ पेनिनसुला. इंडिया इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट पेनिनसुला, द बिगेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड. पेनिनसुला इज़ जो लैंडमास 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. सो इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द वेस्ट, ऑन द साउथ, ऑन द ईस्ट. तो इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ईस्ट वेस्ट साउथ, एंड हेंस इट मेक्स द एंटायर बॉटम पोर्शन ऑफ इंडिया पेनिनसुला. येट आफ्टर दिस इंडियाज़ नेवी, India's Indian maritime shipping, that is the entire shipping business in India, is not so very advanced, because there are far more advanced navies, there are countries where shipping is far more advanced. काफ़ी छोटे देश हैं इंडिया से, बट उनकी शिपिंग लाइन्स हमारे से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है. तो इसको प्रमोट करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए, इस लेगेसी को, जो हमारा मैरीटाइम हेरिटेज है, कि लोग अब इंस्पायर हो टूवर्ड्स शिपिंग, the Maritime Heritage Museum will be set up at Lothal in Gujarat. लोथल इंडिया का एक टाइम था. लोथल गुजरात में पड़ता है, अब रेगिस्तान है. एक टाइम पे यहाँ समुंदर होता था. सो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक सी पोर्ट होता था, जहाँ से शिपिंग, सी ट्रेड होता था बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, अदर सिविलाइजेशंस. और हम बात कर रहे हैं लगभग 5000 साल पहले पुरानी, जो कि सी पोर्ट होता था. अब वो रेगिस्तान में बदल चुका है. कैन यू इमेजिन? सो दिस इज़ हाउ द सी रिसीड्स एंड गोज़ अवे इन 5000 ईयर्स. कि समुंदर था, अब समुंदर नहीं है. सो दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ से इंडिया की शिपिंग हेरिटेज चालू हुई है, वहाँ पे मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. और ये बहुत मेजर स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. एंड वंस इट इज़ डन, रियली लुक फॉरवर्ड टू विजिटिंग ऑल्सो. एंड कीप एन आई ऑन दिस न्यूज़. जैसे जैसे बनता रहेगा, आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड एंड पोस्टेड. ओके जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ गाड़ियाँ नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नहीं होते. इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो हमारे ट्रक्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काउंट होते हैं. जो हमारे ट्रेन्स हैं वो भी इलेक्ट्रीफाइड हैं. हमारे मेजर ट्रैक्स तो आपने देखे ही होंगे, बिजली से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलता है, वो खींचते हैं. तो इलेक्ट्रिफिकेशन इन फ्रेट, जो कि माल ढोना, सामान को इधर से उधर करना, गुड्स को, उसमें जितना फ्रेट कंपोनेंट है, दैट इज़ योर रोड ट्रांसपोर्ट एंड योर ट्रेन ट्रांसपोर्ट, दे कैन बी इलेक्ट्रीफाइड. तो नीति आयोग और WRI, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलके एक प्लान बनाना चालू किया है कैसे पूरे फ्रेट बिजनेस को इलेक्ट्रीफाई किया जाए. और इसमें सिर्फ ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई करने की बात नहीं हो रही है, इक्विपमेंट बनाने की, कि इक्विपमेंट कैसे बनेगा. इलेक्ट्रीफाइड इकोसिस्टम अगर आप समझो तो एकदम अलग हो जाएगा, बिकॉज जहाँ पे अभी डीजल इक्विपमेंट काम करता है, या पेट्रोल बेस्ड, या कोई और ऑयल बेस्ड इक्विपमेंट काम करता है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड, आप कह रहे हो कि उन सबको हटाना है. तो उसके लिए इतना सारा पावर लाना उन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए, पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना. फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट भी आ जाएंगे जैसे फॉर्कलिफ्ट हो गए, क्रेन्स हो गए, जो अभी डीजल से चलते हैं, उनको बैटरी से चलाना, उनका चार्जिंग इक्विपमेंट इकोसिस्टम सेटअप करना, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाना, ट्रक्स को चार्जिंग से, ट्रक्स को सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रक बना देना अपने आप में नहीं है काम, उसका चार्जिंग इकोसिस्टम, कि इतने सारे ट्रक्स चार्ज कैसे होंगे, कि यू नो ट्रक्स का पर्पस इज़ कॉन्स्टेंटली कीप मूविंग, just don't stay at one place. So these two agencies are collectively working on figuring out the plan for the electrification of the entire freight ecosystem in the country under the name of eFast. Okay, so this is the initiative which Niti Aayog and WRI has taken called eFast. Okay जी, थोड़े से रह गए हैं और जल्दी ख़त्म करते हैं. राजपथ दिल्ली में है, जहाँ पे रिपब्लिक डे की परेड होती है. सिंपल सरल भाषा में राजपथ का नाम चेंज होके हो गया है कर्तव्य पथ. क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि आप कोई राजा महाराजा नहीं हो, आपका कर्तव्य बनता है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री, इसलिए रोड का नाम चेंज, राजपथ नहीं कर्तव्य पथ. कर्तव्य आपकी ड्यूटी है.
कूल, ये तो याद हो जाना चाहिए। और जाके घूम के भी आओ यार, वो सेंट्रल विस्टा उसका थोड़ा सा पार्ट ओपन हो गया है, वॉज ड्राइविंग अराउंड इट फ्रॉम दैट इंडिया गेट के राउंड अबाउट से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो टाइम मिले तो प्लीज़, अभी विंटर्स भी आ रहे हैं तो जाके घूम के आना, काफ़ी पोर्शन उसका ओपन भी हो गया है। और वही न्यूज़ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इनाग्रेशन भी कर दिया है। सो प्लीज़ गो एंड प्लीज़ विजिट इट। दैट प्लेस इज़ कॉल्ड सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा में काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वाइस प्रेसिडेंट्स हाउसिंग, their offices, our defense offices, they'll all be consolidated under one big area जिसका नाम होगा सेंट्रल विस्टा। और इसके अंदर मेट्रो सर्कुलेशन भी अलग से प्लान किया जा रहा है, उसकी डेडिकेटेड मेट्रो लाइन भी होगी अंडरग्राउंड। प्लस अलग अलग गवर्नमेंट सरकारी भवनों में भागने के लिए आपको पूरे दिल्ली के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह जाओगे, उसी एरिया के अंदर मेट्रो से ही सब कनेक्टेड है, बहुत ही छोटे से एरिया में, लिमिटेड एरिया में सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको मिल जाएंगे। सो दैट इज़ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एंड जस्ट होपिंग फॉर इट टू बी completed to see a transformation in India and a very new global attraction in India again. ओके जी। और INS विक्रांत की हमने बात करी, तो उसके साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक और चीज़ डेडिकेट की थी इंडिया को, जो कि नेवी का फ्लैग है। तो हर आर्म्ड फोर्स का एक अपना फ्लैग होता है, तो इंडियन नेवी का जो फ्लैग था उसमें एक तरफ इंडिया का फ्लैग तो था, वो फ्लैग के अंदर चार क्वाड्रेंट थे, जिसमें से एक पार्ट में इंडिया का फ्लैग था, दूसरे पार्ट में जो नेवी का फ्लैग था या नेवी का जो सिंबल था उसमें यूके का रेफरेंस था, यूनियन जैक का। तो क्रॉस, समथिंग इट वाज ऐसे क्रॉस सा था, रेड ब्लू कलर में, तो वाइट कलर में, तो उसको हटा के फाइनली वो जो जहाँ पे यूनियन जैक का सिंबल था या रेफरेंस था कि वो पुराना हमारा ब्रिटिश एरा का वो चला आ रहा था, उसको हटा के एक नया लोगो दिया गया है इंडियन नेवी को, विच इज़ इंस्पायर्ड बाय शिवाजी महाराज। सो छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पिरेशन लेके वो लोगो बनाया गया है नेवी का एंड दिस न्यू नेवी फ्लैग। आई ऑनेस्टली डू नॉट नो व्हाट इज़ दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज नेवी। गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज़ में तो ये था कि ही हैड वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मिडेबल नेवीज़ फॉर एनी वन इन इंडिया। नहीं पता यार, इतनी हिस्ट्री में एटलीस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नेवी के बारे में तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, सो आई रियली कैन नॉट कॉमेंट मच। But if you guys have read or if you guys have anything to share, please put it in comments. It will be interesting for all of us to read. And yeah, that's what it said, कि वो जो फ्लैग का, इंडियन नेवी के जो फ्लैग का इंस्पिरेशन है, दैट हैज़ कम फ्रॉम हिम, फ्रॉम द लेट फेमस महाराजा। सो बी इट, यही है। ओके जी। और मैंने आपको बता ही दिया कि क्वीन एलिजाबेथ टू, शी पास्ड अवे। सो या दैट्स द न्यूज़। और क्या ही करें, 70 सालों तक उन्होंने ब्रिटेन पे रूल किया एज द रूलर ऑफ द कंट्री, बट नॉट रियली लिटरली रूल, शी वॉज द अपॉइंटेड रूलर ऑफ ब्रिटेन। सो दैट्स व्हाट। 96 की एज पे उनकी डेथ हो गई। कुछ साल पिछले साल 99 की एज में हर हस्बैंड प्रिंस फिलिप हैड डाइड एंड eventually she also passed away at a very ripe age of 96. So 100 कर लेती तो भी अच्छा था। एंड एनी हाउ रिकॉर्ड तो सारे तोड़ ही चुकी हैं, तो 70 साल तक किसी कंट्री पे रूल करना अपने आप में एक बहुत ही अलग लेवल की अचीवमेंट है। ओके जी। और आई एम एज्यूमिंग कि आप में से बहुतों को नहीं पता होगा व्हाट इज़ कैंपा, एटलीस्ट मेरे जनरेशन में। एंड आई वुड रियली इट विल बी फन, आपके घर में जो बड़े हैं, योर पेरेंट्स, योर आपके अंकल आंटी, उनसे जाके पूछना, फैमिली में रिलेटिव से, बड़े रिलेटिव से, इफ़ दे नो ऑफ कैंपा कोला। ठीक, मज़ा आएगा, पूछना जाके प्लीज़ कि कैंपा कोला क्या चीज़ थी। कोका कोला आप सब जानते हो, पेप्सी आप सब जानते हो, बट कुछ इंडियन ड्रिंक्स भी थी जो कि एब्सोल्युटली वो सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडियन कंपनीज़ ने बनाई थी। तो कैंपा उसमें से एक इंडियन कंपनी थी, दिल्ली बेस्ड। सीपी में उसकी फैक्ट्री होती थी कैंपा कोला की, ज़्यादा दूर नहीं, सीपी आउटर सर्कल के पास ही उसकी फैक्ट्री थी। तो रिलायंस ने कैंपा का जो ब्रांड है, उस ब्रांड को ख़रीद लिया फ्रॉम दिस कंपनी कैंपा।
प्योर ड्रिंक्स ग्रुप करके कंपनी है जो ओन करती थी ब्रांड को, कैंपा ब्रांड को, 22 करोड़ का रिलायंस ने उसे खरीदा है. एंड विद दिस देयर द स्पेकुलेशन इज एब्सोल्युटली राइप कि रिलायंस एफ एम सी जी बिजनेस में एंटर करने वाला है. रिलायंस एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स बनाने वाला है. तो रिलायंस विल कम आउट विथ इट्स ओन बेवरेज. कैंपा कोला हम बहुत ही जल्दी पिएंगे एंड इट विल बी अ रिलायंस ओन्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय रिलायंस प्रोडक्ट. Let's see. It'll be good because Campa Cola was very famous at one point in time. मुझे याद है when I was a kid, अभी भी बहुत ज़्यादा बुढ़ा नहीं हूँ, you can see that. तो बट हाँ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा जब छोटा था लाइक 6-7 years old, आई रिमेंबर कैंपा कोला मिलती थी. एंड क्या पीना है तो कोका कोला ऑब्वियसली तब तक आई नहीं थी, इतनी फेमस नहीं हुई थी इंडिया में, बिकॉज कोक थी इंडिया में, फिर इंडिया से चली गई थी. तो बचपन में हमारे उप्स sorry, that is an unexpected power cut, so in utter darkness, but वीडियो को नहीं रोकते, इसको चलाता रहता हूँ. दिस इज़ रियली रियली सरप्राइजिंग. सो while the power comes back, let me continue in the dark. तो कैंपा बचपन में, मेरे बचपन में मुझे याद है कि कोका कोला इतनी फेमस हुई नहीं थी, तो हम तब भी कहते थे कि क्या पीना है तो जी कैंपा पीनी है, तो कैंपा कोला दिला दो. तो दैट इज़ व्हाट कैंपा कोला वाज. भूत लग रहा हूँगा मैं, वापस आ गई. दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग, यू नो व्हाट, बिकॉज yes, my housing complex has power backup एंड सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि एकदम फुल ब्लैकआउट हो जाए, कि एक सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाती एंड फुल ब्लैकआउट इज अ लिटिल यू नो सरप्राइजिंग. कूल. सो दैट इज़ कैंपा कोला कमिंग बैक. एंड एक बहुत सैड न्यूज़ हुई थी पिछले साल, वेर इन आर फॉर्मर सी डी एस, the former CDS of India, Chief of Defence Services, he had passed away, तो in a helicopter crash. And after that वो पोस्ट काफ़ी दिनों तक खाली थी. there were no takers for that post. no takers तो नहीं बोलूँगा, कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे कि इंडिया के अगला CDS किसको बनाना है. सो आफ्टर more than 1 year ऑफ वेट, फाइनली काफ़ी बीच में स्पेकुलेशन आई कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबॉलिश कर देना चाहती है इस पोजीशन को बनाने के बाद. इंडिया को क्या सिर्फ एक ही CDS मिलेगा अपनी पूरी हिस्ट्री में. बट नो, गवर्नमेंट ने उन सारे स्पेकुलेशन, सारे र्यूमर को ख़त्म कर दिया. एंड इट फाइनली एंडेड विथ द न्यू CDS ऑफ इंडिया बीइंग आइडेंटिफाइड इन फॉर्म ऑफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान. सो Lieutenant General Anil Chauhan retired. He is now the new Chief of Defence Staff in India. So he's sort of head of or one common link between Army, Air Force and Navy in the country, working directly with the government. But it is a defence position. It is not a government position. It is a defence position. Cool. Okay. एक और बहुत ही फेमस टेनिस स्टार ने रिटायरमेंट ले लिया, and that is Roger Federer. And this is happening again, surprising. I don't know how and why it is happening. See, इस बार जल्दी आ गई. So Roger Federer, he announced his retirement, and he in his lifetime won 20 Grand Slam, and his last match which he played at Laver Cup, he played it, he teamed up with his all-time rival Rafael Nadal. Or I saw his last game and the see-off. तो जितना इमोशनल रॉजर फेडरर हो रहे थे उतना इमोशनल राफेल नदाल भी हो रहे थे. एंड ही इज़ एन अटर जेम. तो अगेन सेम थिंग, all those of you who are interested in tennis, I can just feel how much you guys would be admiring Rafael Nadal and Roger Federer, and what you guys would be feeling when Roger Federer announced his retirement. So because अगर मेरे को ऐसा लग रहा है, एंड दुनिया एकदम उदास हो गई with him announcing his retirement because of his health concerns and all.
So for those who play tennis, I can just sense कि आपको कैसा लगा होगा. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लैंडमार्क जजमेंट विच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट इज़ अबाउट द अबॉर्शन लॉज. अर्लियर अबॉर्टिंग फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन टू अबॉर्ट द चाइल्ड, कुछ लिमिटेशंस थी, अभी भी हैं कि किस टाइम तक आप अबॉर्ट कर सकते हो बेबी को, कब नहीं कर सकते. तो वो काफ़ी सारे उसमें रूल्स हैं, मेडिकल अप्रूवल्स हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन वेरी sad and heinous reference also to it, is about women who have to face rape, and that is terrible. That is really terrible, and there is no word to really describe what the how bad it is and how stupid it is. And the unwanted child which is conceived as a consequence of this rape, of instances of rape. So Supreme Court ने बहुत ही अच्छा judgment दिया है, wherein Supreme Court has said that for women who are not married, they have full rights to go and get abortion after a certain time period. तो to medically terminate the pregnancy, उसके लिए रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हैं. बट दे वर अवेलेबल ओनली टू मैरिड वुमेन. अनमैरिड वुमेन डिडंट हैव दीज चॉइसेस. तो गवर्नमेंट ने बोला कि दिस इज़ अगेंस्ट द लॉज ऑफ इक्वालिटी, सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए कंट्री में. तो इवन अनमैरिड वुमेन विल हैव सिमिलर राइट्स. प्लस इन एडिशन, rape has also been said that it is not just rape, not just unmarried women face rape, but there is the concept of marital rape also. So if a woman claims that the child which has been conceived out of marital rape, and the woman does not want that child, even she can approach court and ask for permission to medically terminate the pregnancy. सो दिस इज़ वन बिग लैंडमार्क जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है हाल फिलहाल में, एंड इट बिकम सुपर इम्पॉर्टेंट दैट आई शेयर इट विद यू गाइज इन केस यू मिस्ड आउट दिस न्यूज़. कूल. बस दो और. तो बहुत मेजर चीज़ इंडिया में होने लगी है. एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो तो आप सबको पता है कि आईफोन लॉन्च हो गया है, राइट? इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है. एप्पल हैज़ लॉन्च द न्यू आईफोन 14. ये इस न्यूज़ के टॉप पे तो आप रहते ही होगे, और आप में से, मुझे नहीं पता आप में से कितने जाके तो ख़रीद भी लाए होगे. फॉर मी, आई एम अ सैमसंग, अ वेरी ardent Samsung user for a very long time. I have been using the Note, the stylus phone, for a long time, so I still stick by it. वो कोई और नहीं बनाता, इसलिए मेरी मजबूरी है कि I buy that device. I would have also loved to experiment with an Apple. कभी करता हूँ outside the laptop and iPad and stuff. So iPhone 14 लॉन्च हो गया है, एंड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मेजॉरिटी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग आप सबको पता होगी या नहीं पता, बट मैं बता देता हूँ, चाइना में होती थी. और धीरे धीरे विथ द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना टर्निंग सार, द company Apple, US companies are looking for, US Japanese companies are looking for avenues to manufacture, जिसमें डायरेक्ट जो लोकेशन है, एक ऑप्शन बचता है अच्छा लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग करने का. इनफैक्ट दो दुनिया में, एक है इंडिया, एक है वियतनाम. वियतनाम इज़ प्रोग्रेसिंग, डेवलपिंग. इंडिया जितना डेवलप नहीं है अभी भी, वियतनाम काफ़ी छोटा, काफ़ी पीछे है. तो इमीडिएट चाइना को कम्पीट अगर कोई कंट्री कर सकती है वो है इंडिया, सीधी सी बात है. तो एप्पल काफ़ी सारा आईफोन 14 का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट कर चुका है. सो स्ट्रेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग आईफोन SE टू मैन्युफैक्चरिंग आईफोन 14 is a big jump for India, Indian companies, and now major Indian companies are showing interest in tying up with these OEM manufacturers to set up manufacturing facilities in India. तो उसमें से Tata is one of the entities, one of the companies जिसने Winstron, which is a Taiwan-based manufacturing partner for iPhone, for Apple iPhone, उसके साथ टाटा इज़ इन डिस्कशन टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर विंस्ट्रॉन इन इंडिया टू असेंबल आईफोन्स. सो या दिस इज़ अ बिग लीप. और सी, ऐसा नहीं है कि आप किसी और के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो. एंड ऑफ द डे, नो हाउ, R&D, लोगों की स्किल, लोगों की नॉलेज, वो आप ही के कंट्री के अंदर है. तो वो अगर एक लेटेस्ट डिवाइस मैन्युफैक्चर करना सीख गए,
तो वो दूसरे लेटेस्ट डिवाइस भी दुनिया के मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ मेजर अपग्रेड एंड अपलिफ्टमेंट और अपशिफ्ट टूवर्ड्स मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री. And nothing more latest or modern than iPhone 14, at least in the world of phones, right? So with that, India will be manufacturing one of the most modern latest devices in the world, and hence this news is important. और एक और लास्ट न्यूज़, बट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, especially knowing that we live in one of the most polluted countries in the world, wherein Delhi is the most polluted city in the world now. जितनी polluted cities थी, be it Mexico City, be it Beijing, वो सब सुधार चुके हैं अपने आप को, और एट द सेम टाइम हमारा दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बस ऊपर जाता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा. तो दिल्ली एनसीआर रीजन, कोलकाता, मुंबई, ऑल सुपर पोल्यूटेड. तो पोल्यूशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया था कि जो थर्मल पावर प्लांट है, पहले एक स्टेप गवर्नमेंट ये ले चुकी है कि थर्मल पावर प्लांट बंद करो, बट इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, तो हमारी मजबूरी है उनको चलाना टिल द टाइम वी आर एबल टू रियली क्रिएट ए इकोसिस्टम सेटअप की जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की ज़रूरत ना पड़े. तब तक अब चलाना हमारी मजबूरी है, तो वो चल रहे हैं. उनमें चलता है, वो चलते हैं कोल से. तो अब तो सरकार ने ये भी किया है कि कोल के साथ बायोमास का भी आपको मिक्सचर यूज़ करना पड़ेगा, तो गोबर के पैलेट भी उसमें डाले जाएंगे, उसको जलाओ प्लीज़, पोल्यूशन कम होगा. सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग एवरीथिंग. कोल के साथ बायोमास का मिक्सचर यूज़ करो, दैट इज़ वन स्टेप. देन जितने बंद कर सकते हो वो तो बंद ही करो. तो आप देखोगे कि दिल्ली के आसपास बहुत सारे पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं. स्पेशली इफ़ यू पास थ्रू दिल्ली, प्रगति मैदान के आसपास, तो देर इज़ प्रगति पावर प्लांट. उसको थर्मल होता था, थर्मल से उसे गैस बेस्ड पावर प्लांट में शिफ्ट किया गया है, कन्वर्ट किया गया है. तो इतना कोशिश कर रही है सरकार पोल्यूशन कम करने के लिए. प्लस इन एडिशन जो चिमनी से धुआं निकलता है, उसमें भी एडिशनल इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट ने मैंडेट दे दिया था कि इंस्टॉल करना ही है आपको कि सल्फ़र डाइऑक्साइड ना निकले. बट these thermal power plant companies, being government companies and being slow, and obviously COVID in between, they couldn't meet those guidelines, so they have sought an extension. तो सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन और दिया है कि ये 2 साल हैं आपके पास, करो या बंद करो, और कोई ऑप्शन नहीं है. सो दिस इज़ वन वेरी गुड इनिशिएटिव which government has taken and is pushing for. So guys, that is all. That is the full roundup of the month of September 2022. जितने important न्यूज़ आर्टिकल थे मैंने कवर कर दिए. थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, प्लीज़ ब्रेक लेके पार्ट्स में देख लेना. एंड I will see you guys. I look forward to seeing you guys in the next video. Until then, Yep. So until then, it's bye from my side. I'll see you guys very soon with the next video. And please, like I said, please do like, share, subscribe and comment. Very important. Please press the like button. That is the motivation, जिससे हमें motivation मिलती है ये वीडियोस बनाते रहने के लिए. And आपके comment बहुत ज़रूरी हैं, because उसी से we know कि हमें कैसे और क्या आपके लिए चीज़ें बनानी है और कैसे उसे improve करना है. Cool. So I'll see you guys in the next video. Until then, bye.